नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी 19 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जेक्टिव जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज देखने वाले हैं। आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इनसे पहले जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं, सारी शिफ्टों के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप ज़रूर देख लेना। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम होना है या फिर सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है और अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। यहाँ पर आपको एक वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड 100+ मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें सारे एसएससी के एग्जाम कवर हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, यूपी पुलिस एसआई हो गया, राजस्थान पुलिस एसआई हो गया, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए ज़रूर एनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में होता है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। ये आंवला में पाया जाने वाला विटामिन हो जाएगा। गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। उद्देश्य क्या था गद्दर पार्टी की स्थापना करना? तो अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भाकना इनके संस्थापक है गद्दर पार्टी के। इसकी प्रथम बैठक हुई है सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में दिसंबर 1913 में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 3, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो यहाँ पर किस क्षेत्र में स्पेशली बात करूँ, इनको 1968 में न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम, जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं, तो आनुवांशिक कोड की खोज हेतु फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1968 में हरगोविंद खुराना को। इनके साथ साथ ये हरगोविंद खुराना भारतीय अमेरिकी जैव रसायनिक थे। इनके साथ साथ 1968 में जो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ मिला है वो मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप से हरगोविंद खुराना को दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, एनएक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनएक कंप्यूटर से संबंधित एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि इसका अनावरण है वो सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में किया गया था? तो 1946 को पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इसका अनावरण किया गया था। एनएक कंप्यूटर जो मशीन है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो नागालैंड को जो राज्य का दर्जा मिला है वो 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का नागालैंड वो 16वां राज्य बना है। और एग्जाम यदि पूछ लें, नागालैंड को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 13वां संविधान संशोधन। इसके तहत नागालैंड को यहाँ पर विशेष प्रावधान दिया गया, जहाँ पर इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को, जो नागालैंड 16वां राज्य बना भारत का 13वें संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एक अक्षांश रेखा जो अलवर राजस्थान से गुजरती है, तो वह रेखा निम्न में से और किस राज्य से गुजरेगी? तो अलवर राजस्थान से गुजरने वाली जो लैटिट्यूड है अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा आपको पता है ये ग्लोब है, इस टाइप से ये 36 रेखाएं हैं वो अक्षांश हो जाएगी, और ये आपके जो ऊर्ध्वाधर लंबवत हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये जो 36 रेखाएं इस टाइप से जो अलवर राजस्थान से गुजरती है वो आप मैच कराएंगे, जैसे कि जो लैटिट्यूड है अलवर राजस्थान का वो 27.56 ये इसका अक्षांश है। तो सेम ये सिक्किम पर भी, सिक्किम राज्य में भी ये अक्षांश मिलेगा, आप मैप पर देख सकते हो गूगल मैप पर। तो सिक्किम यहाँ पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट आंसर है। इसके अतिरिक्त ये उत्तर प्रदेश से भी गुजरती हैं, जो अलवर से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था। अगला सवाल देखिएगा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था पूरी
उड़ीसा में ये मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिनके निर्माता है राजा नरसिंहदेव प्रथम है। ये सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कौन से स्टाइल में है, तो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। और जो राजा नरसिंहदेव प्रथम है ये पूर्वी गंगा राजवंश के राजा थे। बात करूं यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो 1984 में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में कमला हैरिस है वो तमिलनाडु के किस जिले से संबंधित है, तो इनका जो पैतृक गांव पूछा है वो किस जिले से है, जो तमिलनाडु राज्य है वो कमला हैरिस है वो किस जिले से संबंधित है, जो तमिलनाडु राज्य का जिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु है, जहां पर एक विलेज है थोलसेंद्रपुरम। तो ये थोलसेंद्रपुरम गांव है जो कमला हैरिस के नाना का जन्म हुआ था। एक तरीके से इनका पैतृक गांव है वो तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से हो जाएगा। कमला हैरिस का वैसे जन्म 1964 में ओकलैंड कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था। और ये है कमला हैरिस की मदर का नाम जो है श्यामला गोपालन है, ये मद्रास इंडिया से हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया, फुलकारी कढ़ाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो फुलकारी हो जाएगी पंजाब की कढ़ाई कला है। इससे पहले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि चिकनकारी कढ़ाई कला कहाँ से, तो लखनऊ से। कांता कढ़ाई पश्चिम बंगाल बिहार से। कशीदाकारी है जम्मू कश्मीर से। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत की गई है वो सन 2001 में, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरुआत 2001 में की गई। ये सन भी आपको याद रखना है। एक यहाँ से पूछा जाता है, इसका उद्देश्य है वो कितने आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना है, तो उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षित करना है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो टारगेट था 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना। एक पूछा जाता है, समग्र शिक्षा अभियान है कौन सी कक्षा के लिए, तो प्री स्कूल से कक्षा 12 तक है समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट में देखिएगा, रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है वो कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगी। जो ग्रंथि एड्रिनल है उसके द्वारा रक्तचाप को कंट्रोल किया जाता है। बाकी पीयूष ग्रंथि तो है ये जो मास्टर ग्रंथि है, और इसके अंदर में आ जाती है एड्रिनल ग्लैंड। अगला सवाल देखिएगा, रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय पौधों और जानवरों को कौन शामिल करता है, तो रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करता है ये पूछा है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक्स में जो भी लुप्त प्राय पौधे और जानवर हैं उनको लिस्ट किया जाता है। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा हुआ है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1948 में हुई थी फ्रांस में, और ये हो जाएगी। देखिए इसका ऑफिशियल वैसे IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगला सवाल देखिएगा, नेशनल हाईवे 44 कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, तो टोटल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो +2 हो जाएंगे। टोटल 12 दिल्ली और ये जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे 44, जो कि लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनल हाईवे है इंडिया का, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला सवाल, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन, तो मानव के द्वारा, मानव जाति के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है, तो ये कॉपर हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, सबसे ज्यादा 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, तो इन व्यक्ति का नाम है कामिरीता शेरपा है जो नेपाल से हैं। ये सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इनके नाम है, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। इनके बाद 22 बार चढ़े हैं, ये भी नेपाल से हैं, निगिमा नुरु शेरपा। किस PSU कंपनी है जो 2019 में स्टेनलेस स्टील से बने स्मार्ट कचरा डब्बा है, जो कचरा पात्र है, स्मार्ट गार्बेज बिन्स है, जो स्टेनलेस स्टील से बने हुए 2019 में ये लॉन्च हुए हैं, किस कंपनी के द्वारा, PSU कंपनी के द्वारा, जो कि सिग्नल दे देंगे जब फिल हो जाएंगे ये कचरा पात्र हैं तो अपने आप जो संग्रहवान है उसको भरण स्थिति के बारे में संकेत भेजने में सक्षम है। तो ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड कंपनी है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लघु या निम्न ज्वार जिसे नीप टाइड बोला जाता है, बहुत बार बता चुका हूं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो ये नीप टाइड है, लघु ज्वार है। ये कब आता है, तो जिस दिन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी के केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे उस केस में निम्न ज्वार आएगा। कारण क्या है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को अलग अलग डायरेक्शन में आकर्षित करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय उत्पन्न ज्वार है वो अपने आप में बैलेंस होकर कम हो जाएगा
औसत है, वैसे एक ही दिशा से यदि आकर्षित करेंगे तो वो ज्वार बढ़ेगा, लेकिन अलग अलग दिशाओं में 90 डिग्री एंगल पर ये आकर्षित कर रहे हैं तो 20% कम ऊंचे होते हैं इनके ज्वार, इसलिए इसे लघु या निम्न ज्वार बोला जाता है। इस स्थिति में ये आता है नीप टाइड। बाकी मैं बात करूं स्प्रिंग टाइड जो एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, इसे उच्च ज्वार बोला जाता है या फिर वृद्ध ज्वार आप कह सकते हो। इस केस में क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक ही सीध में हो जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, उस केस में 90 डिग्री में थे सूर्य और चंद्रमा नीप टाइड में, और स्प्रिंग टाइड में ये एक ही सीध में एक ही डायरेक्शन में रहेंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, और इस कारण यहाँ पर ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। और ये कब आता है, वृद्ध ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। ज्वार भाटा का कारण एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से जमीन पर तो ठोस हलचल नहीं होती है लेकिन समुद्री हलचल पैदा हो जाती है, इस कारण ज्वार आ जाता है। ज्वार का मतलब जब समुद्री जल ऊपर आता है और जब नीचे आता है तो वो भाटा हो जाएगा। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर सामान्य 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये आता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जो दर रहती है बैंक रेट, ये कौन निर्धारित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो ये नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग हो जाएगी, राजमार्ग से संबंधित है। और स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब ये 4 प्रमुख महानगर को 4 दिशाओं में कनेक्ट करती है। कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, तो चारों डायरेक्शन में आप देख सकते हो, उत्तर डायरेक्शन में दिल्ली है, फिर दक्षिण में चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, इनको जोड़ती हैं चारों को। एक बार फिर देख लेना, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई को जोड़ने वाला ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। और इस पर स्थित प्रमुख नगर भी देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा सिटी नहीं है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर। और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है इसकी लेंथ कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जो हाईवे लेंथ है वो 5846 किलोमीटर है। ये प्रोजेक्ट प्लान तो हुआ था 1999 में, फिर लॉन्च हुआ था 2001 में और कंप्लीट हुआ है 2012 में। ये तो हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज। एनटीपीसी में स्वर्ण त्रिकोण है, स्वर्ण त्रिकोण से भी सवाल पूछे गए, तो ये एक पर्यटक सर्किट है जो दिल्ली, आगरा और जयपुर को कनेक्ट करता है। अगला सवाल देखिएगा, सील्स ऑफ इंडस वैली वर इन विच शेप, जो सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता की मुहरें हैं, सील्स हैं, वो किस आकार में थी, तो ये स्क्वायर शेप हो जाएगी, वर्गाकार करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी में यहाँ पर मोहर से संबंधित एक और सवाल पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर कौन से पशु का चित्र अंकित है, तो ये यूनिकॉर्न, बुल का हो जाएगा, बैल का हो जाएगा। इस पर अन्य चित्र जैसे कि ये देख सकते हो, मृग का भी है, गेंडा का भी है। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो शेलखड़ी नाम पत्थर और टेराकोटो की बनी हुई थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित हैं, तो हेनरी लॉरेंस ने कौन से युद्ध का नेतृत्व किया था, तो ये युद्ध का नाम है चिन्हाट की लड़ाई। तो चिन्हाट का युद्ध है ये हुआ था 30 जून 1857 को। किन के मध्य हुआ था, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ थे भारतीय विद्रोही, जिसमें इनका नेतृत्व भारतीय विद्रोहियों की ओर से बरकत अहमद और खान अली खान कर रहे थे। और यहाँ पर लड़ाई में भारतीयों ने जीत ली थी। कहाँ पर हुई थी ये चिन्हाट की लड़ाई, तो ये हुई थी दोस्तों इस्माइलगंज जो लखनऊ के पास है, वहाँ पर चिन्हाट की लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे सर हेनरी लॉरेंस और कर्नल जॉन इंग्लिश हैं, ये मारे गए थे इस युद्ध में। तो हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित हैं, ये चिन्हाट की लड़ाई करेक्ट हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का फॉर्मूला आपको पूछा है, इजी हो जाएगा, CaSO4.12H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। 2019 में किस भारतीय अभिनेता को भारत में यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये भारतीय अभिनेता हैं अनिल कपूर को, ये 2019 में यूरोपीय संघ के द्वारा सम्मानित किया गया था। विच कंप्यूटर जनरेशन द IBM 370 बिलोंग्स टू, तो IBM 370 जो कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन का है, कौन सी पीढ़ी का है, तो ये तीसरी जनरेशन है जो 1970 में ये विकसित हुआ था। IBM 360 भी थर्ड जनरेशन का है, 70 भी थर्ड जनरेशन का। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से ऑप्शन में फाइलेरिया दिया गया था, हाथी पाँव, जो फाइलेरिया बीमारी है वो मच्छर के काटने से होती है। कौन सा मच्छर, तो ये क्यूलेक्स मच्छर काटने की वजह से एक परजीवी है जिसका नाम है फाइलेरिया वुचेरेराई ब्रैंकोफटाई परजीवी के द्वारा ये रोग होता है, फाइलेरिया मच्छर के काटने से। और मच्छर के काटने से होने वाले अन्य रोग भी जैसे कि मलेरिया, डेंगू है,
वेस्ट नील वायरस, चिकनगुनिया, पीला बुखार है, टुलारेमिया है, जापानी इंसेफेलाइटिस है और ये सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, ये सभी रोग मच्छर के काटने से होता है। इसमें ये फाइलेरिया जो ऑप्शन दिया गया था। अगला सवाल, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी समय होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी किया जाता है तो इसकी अवधि रहती है 6 महीने 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह हो जाएगी। जब संसद के दोनों सदन 70 में होंगे उसके बाद ये अध्यादेश है 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए गया, बाकी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत वर्णित है? एनटीपीसी में आया था 1, 2, 3 आर्टिकल है अध्यादेश 123। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में की थी, 10 अप्रैल 1875 को। भारत में कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। वो कौन से हैं? हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन है और सुंदरलैंड। ये 4 भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। हु सेड द रोलेट एक्ट इज ए प्रिवेंटिव मर्डर? तो ये किसने कहा था रोलेट एक्ट एक प्रिवेंटिव मर्डर है, हत्या है? तो ये कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा ये कथन कहा गया था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को कहा था काला कानून, ब्लैक लॉ कहा था। रोलेट एक्ट कब इफेक्ट में आया था, प्रभावी हुआ था? 21 मार्च 1919 को। उद्देश्य क्या था? भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित एक्ट था। नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? इससे पहले एनटीपीसी में इससे रिलेटेड एनएसएपी से सवाल ये आया था कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये तो इसका आंसर था। सवाल था कि किस योजना के तहत बीपीएल वर्ग के बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो यही योजना है एनएसएपी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। यहाँ पर पूछा गया, इसकी शुरुआत जो उस समय मैंने बताया था 15 अगस्त 1995 को ये लॉन्च हुई थी। एनएसएपी के तहत 5 प्रमुख कार्यक्रम हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम पूछ सकते हैं कि एनएसएपी के तहत कौन सा कार्यक्रम नहीं है। तो 5 जो प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं जो पेंशन योजना के? तो एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना है। तो ये हो जाएगी जो एनएसएपी योजना 1995 में लॉन्च हुई थी, बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक पेंशन योजना। अगला सवाल देखिएगा, इलाहाबाद पिलर जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इलाहाबाद पिलर है जो कह सकते हो इसका अन्य नाम प्रयाग प्रशस्ति। इसकी जो हाइट है वो 35 फीट या फिर ऑप्शन मेरी मीटर में था तो 10.7 मीटर हो जाएगी। विड्थ इसकी है विड्थ इसकी 35 नहीं है, 0.9 मीटर है। ये हाइट इसकी 35 इंच में हो जाएगा। यहाँ पर 35 फीट है, ये 35 इंच है। ओके, तो इंच में ये सही हो जाएगा वेट भी। और प्रयाग प्रस्तुति की मैं बात करूँ तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित लेख हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, प्रयाग प्रस्तुति है ये किन के द्वारा लिखित लेख हैं? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित लेख हो जाएगा। और इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा ही 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था, जिसका नाम है प्रयाग प्रस्तुति। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, वेयर इज ए टेलीग्राफिक प्लेट्यू, यानी जो टेलीग्राफ पठार है, जो टेलीग्राफ पठार का नाम ये कहाँ पर है? तो नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पर है ये टेलीग्राफ प्लेट्यू। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है वो कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये पलानी हिल्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स की हिल है जिसका नाम पलानी हिल्स है, यहीं पर ये कोडाई कनाल हिल स्टेशन आ जाएगा। और किस राज्य में है? तो ये डिंडुगुल डिस्ट्रिक्ट हैं जो तमिलनाडु राज्य, वहाँ पर है कोडाई कनाल हिल स्टेशन। और इस कोडाई कनाल हिल स्टेशन को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है, क्वींस ऑफ हिल स्टेशन ओटी को बोला जाता है। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर पूछा है, सिन्हागढ़ एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? तो ये जो सिन्हागढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है ये पुणे से मुंबई की मध्य ट्रेन हो जाएगी, जो कि सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं सिन्हागढ़ एक्सप्रेस ट्रेन। अन्य जो प्रमुख ट्रेन है जो पुणे रूट पर चलती हैं, पुणे से मुंबई और फिर वापस मुंबई से पुणे, इस रूट पर, इसके अंतर्गत एक तो प्रगति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये पुणे मुंबई पुणे रूट है। फिर यहाँ पर डेक्कन क्वीन आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, डेक्कन एक्सप्रेस है और इंद्रायणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये चारों ही ट्रेन है मुंबई पुणे के मध्य
चलती हैं। अगला सवाल, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट यानी GGGI की स्थापना कब हुई थी? तो GGI जो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। मुख्यालय सियोल कोरिया में है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया सियोल में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट में देखिएगा सवाल नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगी। ये 8वीं अध्यक्ष थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, 1953 से 54 तक रही हैं। एक यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ, इनसे रिलेटेड नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की प्रथम वुमेन एम्बेसडर हैं, जो इंडियाज फर्स्ट वुमेन IFS जो फॉरेन सर्विस है उसकी हो जाएगी CB मुथमा। तो CB मुथमा है इंडियाज फर्स्ट वुमन एम्बेसडर। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो अनुसूची है वो प्रथम अनुसूची हो जाएगी। आपको आर्टिकल से पूछ ले कि नए राज्यों का प्रवेश, जो विदेशी क्षेत्र है वहाँ से कोई नए राज्य भारत में शामिल हो रहा है, उसकी स्थापना वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत, और भारत में ही नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों में चेंजेज हो रहा है, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। नेक्स्ट वन, मृदा गठन विकास और सैद्धांतिक रूपरेखाओं से संबंधित अध्ययन किस शाखा में होता है? तो मृदा से संबंधित जो भी अध्ययन है वो शाखा हो जाएगी पेडोलॉजी। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये जैसलमेर में हुआ था 2019 में, जहाँ पर भारत की रैंक 27वीं रही थी। एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इंडिया ने। 2019 में ये खेल हुआ था टोटल 10 देशों में, जहाँ पर ये भारत में भी हुआ था कुछ स्पोर्ट्स, और रशिया, भारत, चीन, अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पर ये स्पोर्ट्स हुआ था पहली बार जो भारत में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल। वैसे मैं अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों की बात करूँ तो प्रथम इवेंट ये 2015 में हुई थी रशिया में। इसको ऑर्गेनाइज रशिया के द्वारा ही किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया के द्वारा। अंतिम सवाल देखिएगा, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर? तो प्रथम मिनी कंप्यूटर है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो DEC कंपनी का नाम है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके द्वारा प्रथम मिनी कंप्यूटर जिसका नाम है PDP-1। तो PDP-1 फर्स्ट ये मिनी कंप्यूटर है जो कि नवंबर 1960 में विकसित किया गया था। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करूँ तो AS400 है, मोटरोला 68040, MV1500 है। देखिए ये सभी जो टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप है एग्जाम में पूछे गए, ये सभी क्या है? ये माइक्रो कंप्यूटर न कि मिनी कंप्यूटर है। और बात करूँ प्रथम माइक्रो कंप्यूटर की तो वो है दोस्तों मिक्रेल है, जो रिलीज हुआ था 1973 में R2E कंपनी के द्वारा। अब कुछ रीजनिंग के सवाल है, जैसे कि पूछा गया था बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर थी? उत्तर प्रदेश में है। एक और यहाँ पर रीजनिंग से था कि द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट कोच को दिया जाता है, तो नेशनल धन्वंतरी अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आयुर्वेद से संबंधित हो जाएगा, जो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए देश में जो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, इसी दिवस को ये धन्वंतरी अवार्ड दिया जाता है। आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 25 अक्टूबर को। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर हिट करना। धन्यवाद।